नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हुए लगभग 2-3 प्रोग्राम में बाहु ने मुझे बार-बार कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो उस पर हम लोग मंथन भी करते रहे, वो विचार भी व्यक्त करते रहे। उतना सीरियसली मेरे स्तर पर नहीं लिया गया, लेकिन अब जो घटनाएं घट रही हैं उनको देख कर के ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर वाकई बदल गया है, बदल रहा है। अभी ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 सप्ताह की यात्रा पर निकल रहे हैं। ब्राजील भी जाएंगे, कुछ दूसरे देशों में भी जाएंगे। लेकिन ब्राजील में वहां की सरकार, वहां के राष्ट्रपति उनके लिए एक विशेष सम्मान समारोह कर रहे हैं। उनको सम्मानित करेंगे। वैसे अब तक 23 से अधिक देश उनको अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दे भी चुके हैं। अब इस सूचना के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ऐसा लगता है कि भीतर ही भीतर जल भुने और उन्होंने फैसला किया कि मैं ब्राजील नहीं जाऊंगा। आपको याद होगा G20 में भी नहीं आए थे नई दिल्ली, क्योंकि उनको पता था कि G20 का होस्ट नरेंद्र मोदी हैं और भारत है और पूरा फोकस, पूरी सुर्खियां उन्हीं को मिलनी है, उन्हीं पर फोकस रहना है सब कुछ। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग से सम्मान होने जा रहा है तो शी जिनपिंग को लगा कि नरेंद्र मोदी को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, भारत को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, इसलिए वो अपना प्रधानमंत्री भेज रहे हैं, खुद नहीं आ रहे हैं। कई ऐसे मौके हमने देखे हैं और अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों पर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज पर, उनके विचारों पर, उनके यू टर्न पर अगर हम गौर फरमाएं तो हमें कई बार लगता है कि जो एक वो जगजीत सिंह की गजल है कि सबसे बेहतर कभी ना बनना, जग के रहबर कभी ना बनना। तो कई बार होता क्या है कि इसी चीज को लेकर के लोग एक वो सोतिया डहा पाल लेते हैं और वही हम होते हुए देख रहे हैं। मेरे साथ सीधे भाऊ तोरसेकर जुड़ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से। अमेरिका की यात्रा पर हैं सहपरिवार, तो वहीं से वो जुड़ रहे हैं और आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। भाऊ बहुत स्वागत है। नमस्कार भाऊ। अमेरिका की यात्रा कैसी चल रही है, दर्शकों को जरूर साझा करें। अच्छा है। परिवार के लिए आए हो। बहुत सारे हमारे भांजे भतीजे वगैरह रहते हैं, वो पीछे पड़े रहते हैं। तो पिछली साल भी आया था, जुलाई में आया था। इस साल जून में आ गया हूँ। तो बच्चे काम करते हो, पीछे पड़ते रहते, तो चलो फैमिली के साथ 2 हफ्ते, इस साल 3 हफ्ते आ गया हूँ। अभी 3 तारीख को दिल्ली लौटूंगा और बाद में मुंबई जाऊंगा। लेकिन देख रहा हूँ यहाँ अभी कल ही यहाँ वॉशिंगटन डीसी और मेरीलैंड, वर्जीनिया वगैरह रहने वाले कुछ 35 लोग आए थे मिलने। वो एक के घर में प्रोग्राम रखा था। अच्छा, 4 घंटे के लिए चर्चा हुई, गपशप हो गया, मजा आ गया। उनके दिमाग में अभी आपको सुनते हैं, संजय दीक्षित को सुनते हैं, अलग अलग जो हम लोगों का एक टोला है उसमें से अलग लोगों को सुनते हैं। तो उनसे चर्चा हो गई, आपके बारे में या औरों के बारे में भी पूछा गया। तो अच्छा प्रोग्राम हो गया 4 घंटे के लिए। बहुत अच्छा है भाऊ। आगे की यात्रा के लिए भी आपको शुभकामनाएं और सकुशल ये यात्रा पूरी हो। आज जो हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं भाऊ, वो ये है कि भारत जो बॉस की भूमिका में आ रहा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस भूमिका में आ रहे हैं, उसको बहुत सारी ताकतें पचा नहीं पा रही हैं आसानी से। नहीं, वो तो होता रहता है। देखो, एक जिसकी जगह जाने वाली है वो तो गुस्सा करेगा ही। उसको क्या बोलते हैं, उसको असहजता होती है कि भाई मैं आज तक यहाँ बैठा हूँ, अभी दूसरी आर्थिक शक्ति या दूसरी महाशक्ति करके चीन पहचाना जाता था।
तो अगर अमेरिका अपने जगह पर है, उसकी भी कुर्सी हिल रही है और चाइना की जगह शायद भारत आ जाएगा, ये चर्चा हो रही है, तो चाइना का असहज होना बिल्कुल लाज़मी है, वो तो होता रहता है। देखो 1, 2, 3, 4 जब क्लास में बच्चे होते हैं, पहले 2-3 नंबर में होते हैं, लिस्ट में होते हैं, तो उसमें जो पहला होता है वो हमेशा चिंता में रहता है कि ये दूसरा, तीसरा अचानक आके मेरी जगह ले ले, तो वो होता रहता है। लेकिन जो मेहनत करने वाला होता है, वो परवाह नहीं करता कि तीसरे पर हूँ या 5वें पर हूँ या 10वें पर हूँ। वो खुद के लिए काम करता है और देखते-देखते ऊपर चढ़ते जाता है सीढ़ी। बिल्कुल मोदी और मोदी के नेतृत्व में भारत की स्थिति जो है, वो बिल्कुल वैसी है। पिछले 10 साल में क्या हुआ पूछते हैं, उनको ये जवाब है लेकिन उनको जवाब समझ में नहीं आता या समझना है ही नहीं। तो ये तो होता रहेगा और पिछले 2 साल से मैं बोल रहा हूँ 2024 का चुनाव आने से पहले कि एक तरीके से मोदी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जैसे यहाँ एनडीए बनाया, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी एक गठबंधन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हम देख सकते हैं कि नेतन्याहू जैसा एक तगड़ा साथी उनके उनके साथ मिला है। पुतिन कभी-कभी होते हैं, कभी ट्रम्प होता है, कभी बिछड़ जाते हैं, कभी साथ आते हैं। लेकिन क्या करना है वो मोदी जी बिल्कुल जानते हैं। हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते कि मुझे ये टारगेट हासिल करना है। जो टारगेट हासिल हो जाता है, वो लोगों को अपने आप पता चल जाता है। तो बात ये है कि मोदी जी अपने टारगेट पर है, बिल्कुल। और कभी-कभी हम देखते हैं कि ट्रंप जैसे जो अतीत में पे पे पिछले कार्यकाल में बार-बार मोदी को अपना मित्र बताते थे, दोस्त बताते थे। थोड़ा ये जो पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई है, उसके बाद से थोड़ा वो भी असहज हुए हैं। डील को लेकर के, ट्रेड डील को लेकर के, कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर के भी ऊपर-नीचे उनके ख़यालात हमने महसूस कर रहे हैं कि भारत के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति या तो दिखावे के लिए या कुछ ऐसी रणनीति है कि एकदम चीज़ों को ओपन मत करो। आप किस तरीके से देख रहे हैं उनके रवैये को, अमेरिका के रवैये को? मैं बिल्कुल 20 साल पीछे जाता हूँ। आज जो आप नाम ले रहे हो, 20 साल पहले ये नाम नहीं थे। नाम थे शंकर सिंह वाघेला, नाम थे केशुभाई पटेल, नाम थे काशीराम राणा। आजकल किसी को याद तक नहीं आते। 10 साल के बाद ट्रम्प कितने लोगों को याद हो गए? आज ओबामा की याद कितने लोगों को है? तो मोदी जी इस ढंग से काम करते हैं, उनको जो अचीव करना है, उनको जो हासिल करना है, उसमें मोदी जी लगे रहते। उनको ना ओबामा को हराना होता है, ना ट्रम्प को हराना होता है, ना शंकर सिंह वाघेला को हराना होता है। वो अपनी जो एक क्या बोलते हैं उसको, उनका प्रोग्राम में एजेंडा बना हुआ है, उसमें लगे रहते। अब वो एजेंडा हासिल करने से अगर कोई पीछे पड़ जाता है, तो मोदी जी अपनी गलती नहीं मानते, अपना गुनाह नहीं मानते। अब सामने वालों को ये समझना ज़रूरी है कि तुम्हारा एजेंडा अच्छा करो, तुम्हारा अचीवमेंट और बड़ा करो। ये क्या करते हैं, अपना एजेंडा या अपनी लाइन बड़ी करने के बजाय मोदी की लाइन छोटी करनी जाती है और उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ताकत है, ऊर्जा है, वो मोदी को छोटा करने में लगी रहती है और खुद के लिए कुछ करते नहीं और मोदी तो बड़े बनते जा रहे हैं। तो एक बात मैं देख रहा हूँ कि 10 साल पहले जो थे, वहां से लेकर मोदी जी ने भारत को वीटो मिले। जितनी बड़ी ताकत पॉपुलेशन में, डेमोग्राफी में हो या आर्थिक लेवल पर हो, अगर भारत ने हासिल की है, तो भारत को वो डिग्निटी और सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए मोदी जी आग्रही थी। मैं नहीं मानता कि वीटो के लिए, लेकिन अगर 5 बड़े देश है, तो अगर आज फ्रांस और ब्रिटेन से भी इंडिया बड़ी ताकत बन गई है, अगर रशिया से भी बड़ी आर्थिक ताकत इंडिया बन गई है, तो ये तीनों वीटो वाले जो है, उनसे तो भारत को सेम लेवल पर माना जाए। बस मोदी का यही आग्रह है। अगर नहीं मानते हो,
तो मुझे घुसकर लेना पड़ेगा। हम जो भीड़ होती है बस में, ट्रेन में, हम देखते हैं कि अगर अंदर के लोग आने नहीं देते तो हम घुस जाते हैं। तो मोदी जी उस ट्रैफिक में घुसने वाले जैसे, वो रुकेंगे नहीं कि मैंने टिकट निकाला है और मैं तो बस से जाऊंगा, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा, अगर आप नहीं लेते तो मैं घुसकर अंदर आ जाऊंगा। तो ये तरीका है, और इसलिए ये बाकी के असहज होते हैं। इसका कारण ये है कि ये मानते कि ये कहां से आ गया। जब तक आप ट्रेन में चढ़ने वाले नहीं होते तब तक आप दोस्त होते हैं, लेकिन आप अंदर घुसोगे तो मेरी तो थोड़ी स्पेस निकल जाएगी, इसका डर जो होता है, इससे डरे हुए। और मोदी के पास डरने को क्या है, उनके पास स्पेस था ही नहीं। उन्होंने अपना स्पेस निर्माण किया है, ग्रैब किया है। तो बिल्कुल एक स्वाभाविक है कि सामने वाले थोड़े डरेंगे, असहज होंगे, तो वो असहज दिखाए। अगर यहाँ के देखो, गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर 24 साल हो गए, 24 साल ये इंसान संघर्ष कर रहा है और यहां तक पहुंचा है। ना उसने किसी को गाली दी है, किसी के बारे में तकरार की है। वो अपना एजेंडा लेकर, अपना प्रोग्राम लेकर, अपना जो क्या बोलते हैं उसको, टारगेट लेकर चल रहे। इधर हम थोड़ा सा चेंज भी देख रहे हैं। जैसे अगर कुछ मुद्दों पर, कुछ खास मुद्दों पर बोलना है तो राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, एस जयशंकर बोल रहे हैं। घरेलू मसले हैं तो अमित शाह बोल रहे हैं। मोदी जी कभी कभार जब जनसभाएं वगैरह होती हैं या कोई इस तरह का मंच होता है तो बोलते हैं, वरना अलग अलग मुद्दों पर कुछ लोग हैं जो अब मोर्चा संभाल रहे हैं। एस जयशंकर पूरे यूरोप पर भी, अमेरिका पर भी, दूसरे क्षेत्रों पर भी, यहाँ तक के चाइना पर वो बोल रहे हैं। इसी तरीके से राजनाथ सिंह अभी चाइना गए एससीओ की बैठक में, वहां उनको जो संदेश संकेत देना था चीन को, पाक को या दुनिया को, उन्होंने दिया है। तो ये एक नया तरीका अपनाया है मोदी जी ने। नहीं, मैं नया तरीका नहीं मानता। देखो, एक बात होती है कि जब मोदी जी प्रचारक हुआ करते थे, फिर बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी थे, तो उस वक्त वो आम आदमी से भी मिलते थे, किसी से भी मिलते थे, ऑफिस में बैठते थे, 4 लोग आते थे, कहीं प्रोग्राम हो वहां टीवी चैनल पर जाते थे प्रवक्ता बनकर। तो वो समय अलग था, आज का समय अलग है। आज उनको प्रोटोकॉल है, वो देश के प्रधानमंत्री है, उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो भाई घुसकर कहीं भी जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। एक एक उनका फोटो भी इंटरनेट पर मिलेगा कि जब वो सिर्फ प्रचारक थे, उस वक्त वो अमेरिका गए थे, तो व्हाइट हाउस के बाहर वो जो कंपाउंड का सलिया वगैरह, उसके पीछे खड़े होकर व्हाइट हाउस देख रहे। तो उस समय के मोदी और आज के मोदी में फर्क है। आज व्हाइट हाउस उनको बुलाता है, वो बोलते हैं अभी समय नहीं है। तो उस वक्त कोई अंदर बुलाने वाला था भी नहीं, ना मोदी को पहचानने वाला था। उस वक्त का वो फोटो है इसी व्हाइट हाउस के सामने का। और आज वही व्हाइट हाउस उनको बोलते हैं कि कनाडा तक पहुंचो तो जरा आते आते आ जाओ, लंच वगैरह करेंगे, तो बोलते समय नहीं है। तो ये समय का तकाजा होता है, चीजें बदलती है। अगर सामने वाला ये बदल समझ नहीं पाया तो नुकसान उसका होगा, जो बदल हो रहा है उसका तो नुकसान हो नहीं पाएगा। तो बिल्कुल इसी ढंग से अब आपने जो जिक्र किया राजनाथ, जयशंकर या अजीत डोभाल, देखो कनाडा में गए थे G7 के लिए, वो उसके बाद ट्रंप वहां रुके नहीं, निकल गए थे और बोला आ जाओ। या उस वक्त मुनीर पाकिस्तान के वहां थे व्हाइट हाउस में, तो बोले नहीं अभी मेरा बहुत पहले से प्रोग्राम तय हुआ। वो क्रोएशिया गए, क्रोएशिया से वापस लौटे तो जगन्नाथ की रथ यात्रा में गए, लेकिन व्हाइट हाउस नहीं गए। देखो, ना बोलने का भी एक तरीका होता है। मुझे याद आता है जो क्या बोलते हैं उसको, गॉडफादर फिल्म है। तो गॉडफादर तो मर जाता है, उसका बेटा आगे चलकर गॉडफादर बन जाता है। तो गॉडफादर का जो पीए होता है टॉम हैगन, उसको वो एक बार पूछ लेता है माइकल, क्या मैं पिता जैसा काम कर रहा हूं? तो बहुत बढ़िया जवाब, वो टॉम हैगन जो सेक्रेटरी था बाप का और इसका दोस्त भी था
कॉलेज के समय में। तो बोलता है देख तेरे पिता ने कभी किसी को ना नहीं बोला, वो हाँ भी ना बोलते थे, ना भी ना बोलते थे, लेकिन जो सामने है उसको पता चलता था कि इनके मौन में हाँ है या ना है। तो आज मोदी जी उस जगह पर पहुंच गए। उनको अगर आपको समझना है तो समझो, ना तो नुकसान आपका है ना उनका है। तो इसलिए जो तरीके देखो कि व्हाइट हाउस में बुलाया तो बोले नहीं भाई मुझे क्रोएशिया जाना है, फिर प्रभु जगन्नाथ ने बुलाया है, तो ना कहने का तरीका देखो। अब उसके बाद वो शांघाई कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कुछ था ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वो गए ही नहीं। वहां अजीत डोभाल को, जयशंकर और राजनाथ को भेजा। अब राजनाथ या जयशंकर आंखें उठाकर दिखा रहे हैं। मोदी की बात वो छोड़ो, मोदी तो उनके ऊपर है। मोदी के असिस्टेंट दुनिया भर के नेताओं को आंख उठाकर दिखा रहे हैं, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वहां थे, उनकी हिम्मत तक नहीं हुई कि राजनाथ के सामने आ जाए, उनसे हाथ मिलाए, उनसे बात करे। अगर राजनाथ की आंख उठाने से ये लोग इतने डर रहे, तो मोदी कुछ बोले तो कितना डर पैदा होगा, कितना इंपैक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये कि ये इन्होंने हासिल किया है, किसने मेहरबानी से नहीं दिया है कि भाई इंदिरा जी का पोता है इसलिए राहुल को बाकी कांग्रेस वाले डरते हैं। ये मिला है ऐसी बात नहीं है, ये हासिल किया हुआ है और बिल्कुल तरीके से हासिल किया। अब देखो वहां एक कोई जॉइंट स्टेटमेंट निकलने वाला था, वो हुआ ही नहीं। क्यों हुआ नहीं? क्योंकि जब सामने आ गया, वो पढ़कर राजनाथ सिंह ने पेन खोला था, लेकिन सिग्नेचर हस्ताक्षर नहीं किए। बोले ये क्या है, ये तो हम नहीं मंजूर करते। और उन्होंने पेन बंद भी नहीं किया, खुला पेन रखा कागज के बाजू में। इसमें बहुत सारे इशारे होते हैं कि तुम डिक्टेट नहीं कर सकते, और हम आपकी दादागिरी सुनने समझने वाले या स्वीकारने वाले नहीं है। ये ऑप्टिक्स बन जाता है। अब जिनको समझना है समझे, ना तो नुकसान उनका है। अब इसका परिणाम हम देखेंगे। और शी जिनपिंग की जो बात आपने की, तो मैं मानता हूं कि चाइना में बड़ी उथल पुथल होने वाली है। जिस ढंग का गेम मोदी जी खेल रहे, जब 14 में मोदी जी आने वाले थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, गुजरात के बाहर इनको मालूम क्या है। वो भारत में छा गए, फिर दुनिया में छा गए। तो अगर आपको जहां जाते हो वो पसंद नहीं है, तो वहां से वापस निकल आओ। और नहीं वही रहना है, तो अपने तरीके से उसकी सजावट करो, उसका मेंटेनेंस करो, और अपने लिए खुशहाली का माहौल पैदा करो। मोदी जी वो है, वो तकरार करते नहीं बैठते। पॉलिटिक्स हो, पार्टी हो या कोई सम्मेलन हो, अपने तरीके से हैंडल करते, वरना जाते तक नहीं। तो ये बात साफ है। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि मोदी जी अगर जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है या अलग अलग दुनिया के बड़े बड़े संस्थाएं संगठन है, वो उनको चाहिए वैसा काम नहीं कर रही है, तो बदलने की कोशिश करेंगे। अगर बदलेंगे नहीं, तो नई संस्थाएं भी खड़े कर सकते हैं। ये मोदी का तरीका है, ये मोदी का तरीका है। वो तकरार करते नहीं बैठेंगे, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी तकरार में जाया नहीं करते मोदी जी। ये मोदी की पहचान है, और इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी जी वर्ल्ड ऑर्डर। अब और एक बात देखिए कि अब 1 साल हो गया 2024 के चुनाव खत्म होकर, सब चिल्ला रहे थे सरकार कितनी चलेगी, मेजोरिटी तो है नहीं, ये इसकी खैरात पर है, किसके, नीतीश और नायडू के। अरे ये तो पहली मेजोरिटी से भी स्ट्रांग चला रहे। भूल गए लोग कि ये सरकार अल्पमत की है, ये भूल गए लोग। ये नीतीश गिरा सकते हैं, नायडू गिरा सकते हैं, ये चर्चा जो पहले 2 महीने चल रही थी, भूल गए। किसी को याद नहीं आ रहा है कि इस सरकार के पास अपनी खुद की मेजॉरिटी नहीं है।
मोदी की सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं है। ये जो चर्चा नतीजों के बाद चल रही थी 10 महीने में कोई उसका जिक्र तक नहीं करता, इतना बड़ा फर्क हुआ है। और यही तो मोदी की पहचान है। मोदी अपना एजेंडा थोपते नहीं है, रियलाइज कर देते हैं, आपको उसकी जानिब हो जाती है, अनुभव करते हैं आप कि ये कोई नया बदल आ रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि स्लोली स्लोली मोदी उस जगह पर पहुंच रहे हैं, जगह पर जा रहे हैं जहां वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाली है। और इसलिए दुनिया में एक ही अल्पमत वाली सरकार चल रही है जो मोदी सरकार है, और वही पूरी दुनिया में आज की तारीख में सबसे स्टेबल स्थिर सरकार है। भाव मुझे याद नहीं आ रहा है, भारत की तो छोड़ दीजिए, भारत में तो किसी प्रधानमंत्री को इतने सम्मान दूसरे देशों में मिले ही नहीं जितने मोदी को मिल रहे हैं। पूरी दुनिया में भी मुझे कोई ऐसा राष्ट्र प्रमुख लग नहीं रहा, दिख नहीं रहा जिसको करीब 2 दर्जन देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला हो। मोदी जी को मिला है। हाल में अभी साइप्रस में मिला था, अभी ब्राजील उनको अलग तरीके से सम्मानित करने जा रहा है। और ये भी शो करता है कि इन सारे देशों को इस बात का एहसास है कि आने वाले और वर्षों में भी मोदी जी ही देश में रहने वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं। और मोदी जी नहीं तो मोदी जी का कोई प्रतिनिधि यहाँ दिल्ली में बैठेगा। देखो, एक बात होती है कि मुझे याद है 2007 में जब पहली बार 2020 क्रिकेट शुरू हो गया, तो अचानक से धोनी जैसा बिल्कुल नया खिलाड़ी था, उसको कैप्टन बनाया गया था। गांगुली, द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ऐसे जो सीनियर्स थे उनको हटाया गया, बाजू में रखा गया। और जब वो पहला वर्ल्ड कप 2020 का जीत कर आया, तो उसको आहिस्ते आहिस्ते कैप्टन वगैरह बन, लेकिन उसकी लीडरशिप स्वीकारी गई, थोपी नहीं गई थी। उसने ये करतूत करके दिखाया। तो मोदी जी ने पिछले 10 साल में दुनिया को दिखा दिया कि लीडर कौन है। तो बाकी के ये छोटे मोटे देश हो, आपने कहा कि 23 देशों ने किया, अभी 24वां करेगा, तो वो जो कुछ बड़े लोग खुद को मानते हैं उनको दिखा रहे हैं कि भाई लीडर तो ये है, आप लीडर नहीं हो। अब पाकिस्तान को कुछ लोन दे दिया आईएमएफ ने या वर्ल्ड बैंक ने, तो वो आगे कि भाई ट्रम्प को नोबेल दे दो। आज तक मोदी को ये पुरस्कार दे दो, किसने बोला है? नहीं बोला है। जहां जाते अपने आप उनको पुरस्कार मिल रहे, उनको कोई नामजद तक नहीं कर रहा है। तो ये फर्क है, ये फर्क है। क्योंकि पुरस्कार आप करो, सम्मानित करो, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन पुरस्कार के लिए हम काम नहीं करते, ये अलग तरीका है। बाकी बहुत सारे, अब ओबामा सिर्फ अध्यक्ष बन गए तो उनको नोबेल मिल गया था। उसने काम क्या किया था? अगर अमेरिका के भी लिए भी ओबामा ने जब काम नहीं किया था और नए नए अमेरिका के अध्यक्ष बने थे, तो इमीडिएटली 2 महीने में उनको नोबेल मिल गया। मोदी जी की बात वो नहीं है ना, क्योंकि वो पुरस्कार के लिए काम नहीं करते, बख्शिश के लिए काम नहीं करते। वो दुनिया की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए, अपने देश के भलाई के लिए काम करते रहते। और उसमें अगर पुरस्कार आता है तो ठीक है, एक माइलस्टोन होता है। हम कहीं निकल पड़े हैं, जाते होते तो रास्ते के साइड में एक पत्थर लगा होता है, उस पर कितना माइल, कहाँ से कितने माइल है वो लिखा होता है, किलोमीटर कितने लिखा होता है, एक बोर्ड होता है। उससे ज्यादा इन पुरस्कारों को मोदी कीमत नहीं देते। और यही इनकी मोटा उनका इंपॉर्टेंस मैं मानता हूं का मोदी का वही है। वो किसी उपलब्धि, मां फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा ना करते हुए काम करते रहते। तो इसलिए मैं मानता हूं कि वो वर्ल्ड लीडर है। ये छोटे मोटे देश बता रहे हैं दुनिया को, मोदी नहीं बता रहे। सऊदी बता रहा है, ब्राजील बता रहा है, क्रोएशिया बता रहा है, और कोई ग्रीस, साइप्रस वो बता रहा है। वो बता रहे कि हाँ, ये हमारे लिए वर्ल्ड लीडर है।
वो उसके पास वीटो हो या ना हो, मुझे बोलिए कि शी जिनपिंग के पास वीटो है, पुतिन के पास वीटो है, क्या उनको किसने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित किया? नहीं किया, लेकिन मोदी को किया है। ये फर्क हमें समझना जरूरी है। जो ताकतवर है उसको ये रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है और मोदी को मिल रहा है, तो उससे ये जो 24 देश हो गए जिन्होंने सम्मानित किया है, वो क्या बता रहे कि वर्ल्ड लीडर असली है, हम इसको लीडर मानते हैं। उसको आप रिकॉग्नाइज करे ना करे हमको परवाह नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए लीडर है। क्योंकि जब समय आता है, जब कोरोना चल रहा था, कोविड चल रहा था, तो हमने इन्वेंट किया, हमने वैक्सीन उनको फ्री में दे दिया, फॉर्मूला फ्री में दे दिया, उसको चार्ज नहीं लगाया। कहीं भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो जितनी हो सके मदद पहली भारत की पहुंचेगी। ये सब बदलाव अगर मोदी ने किए तो उससे लीडरशिप दिखाई देती है। पाकिस्तान भीख मांगने जाएगा और उसके बाद अमेरिका मानो कटोरों में कुछ डाल दिया, इस ढंग से लोन देते हैं, उसमें फर्क होता है। और अपने आप जाकर भाई जो इतने 20 साल के जंग से बाहर निकला अफगानिस्तान, उसके लिए कोई बांध बनाना है, कोई रोड बनाना है, कोई बंदरगाह बनाना है, ये काम अगर भारत करना चाहता है तो उसमें फर्क होता है IMF और वर्ल्ड बैंक से। तो इससे वर्ल्ड लीडर बन जाता है, उसको किसी ने सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती या पुरस्कार देने की जरूरत नहीं होती। भाव 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो अटैक किया था इजराइल पर, तब बड़ी तेज चर्चा रही कि ये सब इसलिए किया गया है ताकि G20 के मौके पर नई दिल्ली में जो एक आर्थिक गलियारे पर सहमति हुई थी, भारत की, इजराइल की, कुछ दूसरे देशों की, सऊदी भी उसमें था, फिर ये यूरोप तक जाना था, साइप्रस होते हुए आगे बढ़ना था, उसको डिस्टर्ब करने के लिए। और सऊदी और कहना चाहिए कि ईरान के बीच में और जो आपका पूरा ये अरब साम्राज्य है, इनके बीच में एक नई जंग छिड़े, उसके लिए ये सब साजिश रची गई थी। लेकिन भाव इधर हम देख रहे हैं, मिडल ईस्ट में जितने भी ये आतंकवादी संगठन थे, मिलिशिया ग्रुप जो है वो 2 देशों में है, इसी तरह हूती है यमन में, फिलिस्तीन में हमास है, अलग अलग देशों में जितने भी ये आतंकी संगठन थे, ये लगभग डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं पिछले कुछ समय में। और ईरान, जिनके ये प्रॉक्सी थे, ईरान को भी एक तरीके से अधमरी हालत में कर दिया है इजराइल और अमेरिका ने मिल करके। ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा स्टेप है। बिल्कुल है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस ढंग से मोदी देखो, कम से कम दुश्मन हो, उनकी सोच जो है नुकसान कम से कम हो, दुश्मन कम से कम हो और दोस्ती बढ़े। अगर कुछ हमें भी लोग होते, हमारे ग्रुप में होते, टोले में होते कि जानबूझकर कुछ उंगली टेढ़ी करेंगे, तो उनको सीधा करना जरूरी भी होता है। इसका मतलब उनकी उंगली तोड़ना नहीं होता। अब पहले सीज फायर कर दिया गया तो पाकिस्तान से लड़ने की क्या जरूरत थी, ये बोलने वाले लोग थे। और जब सीज फायर हो गया तो रुकने की क्या जरूरत थी। तो ऐसे लोग होते हैं, उनको इग्नोर करना जरूरी, दुर्लक्षित करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको टारगेट हासिल करना है। तो आप जो आर्थिक गलियारा बोल रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बनाने की जो आइडिया थी, कल्पना परिकल्पना थी, उससे चाइना के शी जिनपिंग का जो BR आया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका क्या हो गया? वो तो मार्जिनलाइज हो गया। जहां फंसे है, अब देखो सीपेक से वो निकलना वाला था ग्वादार तक, अब उसका डैमेज हो रहा है। तो पाकिस्तान को अलग रखकर चाइना को बलूचों से सीधी बात करनी पड़ रही है, तालिबानों से करनी पड़ रही है। दोनों भारत की, मोदी की गुड बुक्स में है। तो पॉलिटिक्स ढंग से चलती है।
पॉलिटिक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आपको इंफॉर्मेशन देने से नहीं होती। मैं हमेशा इसलिए बोलता है, पॉलिटिक्स एक दो जवां दिलों के प्यार की बात होती है। जिनको प्यार होगा उनको पता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके नहीं बताते कि वो लड़की मुझे पसंद है, वो लड़की कहती है ये लड़का मुझे पसंद है, दोनों में हो जाता है। और जब समय आएगा तब लोगों को पता चलता है। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत नहीं होती। और मोदी जी कभी भी ऐसी बातें पहले से डिक्लेयर नहीं करते, वो हो जाने देते हैं, लोगों को रियलाइज होने देते हैं। तो ये तरीका मोदी जी का है, और वही तो मैं मानता हूं कि असली पॉलिटिक्स होता है। तो अब देखिए, वो जो आपने जो आर्थिक गलियारे की बात की, वो आगे चलकर इजराइल से निकलने वाला था सी फेस की तरफ, तो उसके कुछ 50-60 किलोमीटर पर गाजा की बॉर्डर थी। तो नॉर्थ गाजा की जो बॉर्डर थी, वहां से वो गलियारा सेफ नहीं था। तो कम से कम 100-150 किलोमीटर गाजा साफ कर दिया गया। अब ये क्या मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर बोलेंगे कि देखो हमास का कैसे सफाया हो गया? नहीं बोलेंगे। लेकिन जो देश इसमें इन्वॉल्व है, उनको अगर आप साथ लो तो आपको पता चलता है कि हमास हो, लेबनान हो, सीरिया हो, ईरान हो, इनका तो सफाया हो गया। और इसमें कहीं भी ना होते हुए भी बीच में मेरा चांद भाई लेकर आने वाला पाकिस्तान, वो तो बिन खर्चे का सफाया उसका हो गया। तो मोदी जी, जिस ढंग के मोदी जी और उनकी जो टीम है, वो जो काम करते हैं, और अब सिर्फ भारतीयों की टीम नहीं है, अब मोदी जी के पास इंटरनेशनल टीम भी है। उसमें जापान आता है, ब्राजील आएगा, साउथ अफ्रीका आता है, रशिया आता है, वहां के भी बहुत सारे लोग मोदी जी ने कनेक्ट कर लिए। तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल टीम भी है, जो मानती है कि भाई इस दुनिया का भला करने वाला इंसान कोई है तो मोदी है। मोदी जो कुछ एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वो अगले 50 साल चलेगा। शायद मोदी जी होगे ना होगे, लेकिन जो बनेगा वो अगले 50 साल चलेगा। और मैं उसको वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की बात बोलता हूं। जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी थी, वो आउटडेटेड हो गई है, वो इम्बैलेंस हो गई है, वो इररिलेवेंट हो गई है, वो बदलना जरूरी है। लेकिन सामने से आप बोलोगे तो जिनके लिए वो सीट मिली है वो तो छोड़ने वाले नहीं है। तो भाई ठीक है, वो पूरी की पूरी सिस्टम ही रिलेवेंट कर दो। तो ये अल्टरनेटिव सिस्टम मोदी जी बना रहे हैं, और उसमें उन्होंने शायद कुछ देश के लोग, बड़े लीडर है, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया है। वो सब मिलकर एक ढंग से, एक सोच से काम कर रहे हैं। और उसकी लीडरशिप जो है, मैं मानता हूं कि भारत की जो टीम है, मोदी जी की टीम है, वो ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाला जो जमावड़ा है, उसका नेतृत्व शायद मोदी जी की यहाँ की टीम कर रही है। और भाऊ, हमने ये भी नोट किया है कि मुस्लिम देश, जब ईरान की भी छिताई पिटाई हो रही थी और ये प्रॉक्सीज की भी जब धुआं निकाली जा रही थी, तो लगभग सारे छोटे बड़े मुस्लिम देश एकदम शांत थे, चुप थे, किसी ने कुछ कहा नहीं। एक नहीं, बस क्यों कहेंगे? क्योंकि वो मुस्लिम देशों की बात है ही नहीं, मुस्लिम समाज की बात है नहीं। हमारे ओवैसी भी सिंदूर का समर्थन करते गए थे। देखो, जिहादी मानसिकता और मुस्लिम समाज, इसमें फर्क करना जरूरी है। आम मुस्लिम 99% है, वो गरीब है, वो अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जीना चाहता है। उसमें खाके पी के सब अच्छे रहने वाले जो है, उनको अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जिहाद का नाटक करना पड़ता है। तो उनसे आहिस्ते आहिस्ते मुस्लिम समाज अलग थलग पड़ते जा रहा है। तो इसका ये परिणाम है। तो जैसे हो गया, देखो, एक समय था जब इजिप्ट ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद पेट्रो डॉलर्स की इकोनॉमी शुरू हो गई। अब वही सऊदी अरेबिया कट्टर इस्लाम छोड़कर, जिहाद छोड़कर दूसरी तरीके से बात करने लगा है।
क्योंकि उनको पता चल गया अगर अल्टरनेटिव एनर्जी काम करने लगी तो पेट्रोल की कीमत नहीं बचेगी, हम फिर से मध्य युग में चले जाएंगे। तो रियलाइजेशन होते जाता है जैसे जैसे अकल आती है, तो तब तक बच्चे को संभालना पड़ता है ना। जब समझ आती है तो बच्चे के हाथ में हम काम सौंप देते, भैया अभी तू चला, तब तक उसको संभालना पड़ता है। बच्चे छेड़छाड़ करते हैं, कुछ मजाक करते हैं, तो वो भी समझना जरूरी होता है। तो इस तरीके से हो रहा है, इसके लिए सही लीडर सामने आना जरूरी था। मैं मानता हूं कि 2014 के बाद सिर्फ देश के लिए अच्छा लीडर नहीं मिला, दुनिया को अच्छा लीडर मिला है। तो ये फर्क हमें अभी आहिस्ते आहिस्ते दृगोचर हो रहा है हमारे सामने, उसके पर्दे खुल रहे हैं। अब पूरा पिक्चर समझने में शायद और 10 साल लग जाए, और तब तक एक माहौल मोदी जी पैदा करेंगे कि उसके बाद मोदी की जरूरत नहीं रहेगी, एक सिस्टम बन जाएगी, वो सिस्टम काम करेगी, वो मोदी का आभार मानेंगे, लेकिन मोदी उसकी लीडरशिप नहीं करेंगे। एक बड़ा ग्रुप तैयार हो गया दुनिया भर में जो बोलेगा कि 21वीं सदी कम से कम उसके 50 साल आगे कैसे होने चाहिए, ये बनाने वाली, तैयार करने वाली, इम्प्लीमेंट करने वाली दुनिया भर की एक टीम होगी। शायद उसमें मोदी नहीं रहेंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन वो टीम ढंग से काम करेगी। देखो, दिशा देने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है। मोदी जी वैसा, जिसके पास विजडम है, ऐसा लीडर है, और जिन्होंने गुजरात करके दिखाया, भारत करके दिखाया, अब उनकी दुनिया को जरूरत है, मानवता को जरूरत है, तो वो काम करेंगे, और वो होने के बाद अलग हो जाएंगे। उनको तो साधु बनना था, साधु बन सकते हैं, क्या पता। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की, एक समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आपके धन्यवाद।